दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें सेल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे, ठीक है। उससे पहले उसके बाद न्यूमेरिकल कुछ पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे सेल के बारे में। देखिए, सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, मैंने लिख रखा है, इससे आपको आसानी हो, नोट करते चलिएगा। देखिए, सेल या उसी को दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी जहाँ से हम लोग का ईएमएफ निकलता है, यानी सोर्स जो होता है। तो सेल से ही क्या मिलता है हम लोग को? ईएमएफ मिलता है। ईएमएफ मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। नाम फोर्स है, लेकिन यहाँ फोर्स की चर्चा नहीं होती है। आगे हम लोग विस्तार से ईएमएफ भी पढ़ेंगे। हम अभी क्या पढ़ेंगे? सेल। देखिए, सेल क्या होता है? देखिए, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कहने का मतलब हुआ कि यह एक डिवाइस, वैसा डिवाइस जिसको हम लोग कह सकते हैं जो क्या करता है, किसी भी प्रकार की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। माने कोई भी एक क्या है, डिवाइस है, यंत्र है, जो क्या करता है कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, माने कोई भी अदर फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में यही हुआ। फिर क्या कह रहा है? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ ईएमएफ अवेलेबल, यानी बहुत सारे प्रकार, बहुत सारे अवेलेबल है हमारे पास। किसकी सोर्स? ईएमएफ की सोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा सोलर सेल। ये क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, जनरली हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में चर्चा करेंगे। आगे विस्तार से सारा चर्चा कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल कन्फाइन आवर डिस्कशन टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओनली, यानी इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की चर्चा करेंगे, सोलर सेल की चर्चा ना करेंगे। सोलर सेल की चर्चा हम लोग नेक्स्ट यानी लास्ट टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे किसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये क्या होता है इसके बारे में। देखिए, मैंने लिखा है व्हेन एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, उसी को बोलते हैं लोड या लोड, इज कनेक्टेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। फिर समझे, एक क्या है, इस तरह से आपके सेल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसमें दो गो इस तरह से इलेक्ट्रोड्स, यानी एनोड यहाँ पर है आपके पास, ये क्या है? कैथोड है। एनोड को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। कैथोड को क्या बोलते हैं? निगेटिव बोलते हैं। अगर इसमें एक लोड लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? लोड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस या लोड। लोड मतलब क्या हो सकता है? आपको क्या है? बल्ब है, एसी, फ्रिज, पंखा, कूलर, कुछ भी लगा दें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यानी लोड, ठीक है। तो ये आपका एक्सटर्नल लोड है। तो क्या कहता है? देखिए, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, पॉजिटिव एनोड टू कैथोड, ये क्या है? चार्ज का फ्लो होगा एनोड टू कैथोड इन द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। हाउएवर चार्ज इज कंजर्व, इसमें चार्ज क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं इन द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। यहाँ पर हो गया। फिर क्या कहता है दूसरे पॉइंट? इट मस्ट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। और ये क्या होता है? ये इंटरनल सर्किट में, यानी क्या होता है? कैथोड टू एनोड, और इसकी जो करंट चलता है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर, करंट इधर से इधर आता है, यानी कैथोड टू एनोड होता है अंदर ही अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, यानी इसकी डायरेक्शन किसकी? करंट की होती है। आप लोग भी जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होता है? तो करंट की डायरेक्शन जो होता है, चार्ज के अपोजिट होता है। चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज के क्या होता है? अपोजिट होता है। अपोजिट की कौन चलता है? करंट चलता है। हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो वही है कि एनोड टू कैथोड क्या हुआ, यहाँ से देखिए क्या है, देख लीजिए, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में चलता है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में क्या चलता है? एनोड टू कैथोड। और इंटरनल, जिसको हम लोग कहते हैं अंदर सॉल्यूशन, जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसमें करंट इधर से इधर चलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसी के विस्तार से हम लोग और पढ़ेंगे, इतना नोट कीजिए पहले।
देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में यानी मान लीजिए कि जैसे NaCl है, इसको तोड़ दिया जाता है, Na प्लस Cl माइनस होता है, तो इस पर प्लस आयन होते हैं, इस पर माइनस आयन होते हैं। तो सॉल्यूशन में जो होते हैं करंट को फॉलो कराने वाले क्या होते हैं, माने आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। लेकिन सॉल्यूशन में, लिक्विड में, यही सॉलिड के रूप में रहेगा तो इसमें क्या करंट की फॉलो होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें प्लस से माइनस की ओर आयंस चलते हैं। तो वही बात मैंने इसको थोड़ा सा विस्तार से लिखा है। द इंटरनल सर्किट करंट्स फ्लो एज पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। इंटरनल सर्किट मतलब कि अंदर की बात है, ये अंदर सॉल्यूशन जो है इसके अंदर, तो क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। बट इन द एक्सटर्नल सर्किट यानी बाहर में, डिपेंड्स ऑन सर्किट एलिमेंट, ये डिपेंड करते हैं सर्किट के एलिमेंट्स पर। तो सर्किट का एलिमेंट जो है कैसा है, मेटल है, सेमीकंडक्टर है, गैस है, ये चीज़ दिमाग में रखना। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि एनोड से कैथोड की ओर चलती है और अंदर में करंट की डायरेक्शन कैथोड से एनोड की ओर होती है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग EMF क्या है। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखिए समझना थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाम कुछ और है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन फोर्स इस तरह से है नहीं। देखिए यहाँ लिखे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, यानी कहने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके, सेल के टर्मिनल्स के। जैसे ये सेल है तो इसकी जो दो टर्मिनल्स है इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। लेकिन क्या, व्हेन इट इज नॉट डिलीवरिंग एनी करंट, मैंने डिलीवर जो करेगा क्या होगा, करंट का डिलीवर नहीं करेगा। यानी अभी सेल क्या हो, करंट इस तरह से डिलीवरी नहीं करेगा। तो वहाँ लिखे व्हेन इट इज नॉट डिलीवरिंग एनी करंट इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल। यानी अगर कोई भी सेल किसी भी सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं है तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस EMF कहलाता है, यानी इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल, या सेल का EMF कहलाता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका क्या, अभी तक कोई सर्किट नहीं जुड़ा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, EMF बोलेंगे। पॉइंट दे सकते हैं जैसे A और ये पॉइंट B। चलिए अब देखिए यहाँ द एनर्जी गिवन बाय द सेल, द एनर्जी गिवन बाय द सेल इन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इन द होल सर्किट। फिर से समझिए, द एनर्जी गिवन बाय द सेल इन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल इज कॉल्ड द EMF द सेल। इसका कहने का मतलब हुआ कि यूनिट चार्ज को घुमाने में, यानी कहने के मतलब फ्लो करने में, घुमाने में या घुमाने के लिए जो एनर्जी देता है, यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को सर्किट में पूरे घुमाने के लिए जो क्या करता है, एनर्जी देता है, उसे EMF कहते हैं। या 100 बात की एक बात कि अगर बैटरी है, सेल जिसको कह रहे हैं हम लोग, तो अगर इसमें सर्किट नहीं जुड़ा हुआ तो इसके पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, EMF बोलेंगे। या यूनिट चार्ज मैंने एक यूनिट घुमाने के लिए, से कहने के मतलब इस, देखो अगर इसमें अब सर्किट जोड़ दिया तो ये सर्किट जोड़ दिया तो अब क्या होगा, करंट होगा। तो करंट क्या, यानी चार्ज चलेगा। तो चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को चलाने में जो एनर्जी दिया वही तो EMF कहलाया। जैसे हम लोग सुनते हैं, कहते हैं बहुत दिन से गाड़ी बंद है तो आपका क्या होता है, स्टार्ट सेल्फ नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? तो कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है। तो बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है कि आपके पास एनर्जी नहीं है। किस लिए एनर्जी नहीं है? तो सर्किट को पूरा करने के लिए एनर्जी नहीं है। तो देखते होंगे बड़े बड़े गाड़ियों को जब नहीं स्टार्ट होता है तो धक्का दिया जाता है। तो धक्का देने से क्या होता है? तो धक्का देने से उसमें डायनमो रहते हैं, मोटर रहते हैं, वो डायनमो घूमते हैं तो क्या होते हैं, आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी रहते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब ईएमएफ के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से कि ईएमएफ उत्पन्न हो चुका था। ठीक है, तो हम लोग का ईएमएफ की डिफिनीशन हुआ यहाँ पर। फिर क्या कहता है, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, ईएमएफ किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो ईएमएफ मुख्यतः दो ही बातों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कि किस चीज़ का ये इलेक्ट्रोड्स बना हुआ और ये किस माने कैसा नेचर का इलेक्ट्रोलाइट है, यही बात पर डिपेंड करता है। किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है ये भी पूछा जाता है। ईएमएफ नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ प्लेट, मैंने उस प्लेट के एरिया कितना, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एनोड के बीच कितना डिस्टेंस है वो मायने नहीं रखता। फिर कहता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितना मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट है उससे भी डिपेंड नहीं करता। कितना बड़ा सेल है उससे भी डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए। देखिए आगे पढ़ेंगे हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस, आगे पढ़ेंगे हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस। वीडियो को रोक करके बैक करके अपना नोट कीजिए। इंटरनल रेसिस्टेंस, तो इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है स्मॉल आर से इसको सूचित करते हैं। किससे? स्मॉल आर। एक क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए रेसिस्टेंस देखिए, तो इंटरनल से अंदर की बातें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस, ये क्या होता है। देखिए तो रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, यानी कहने का मतलब यहाँ पर और भी है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट इज नोन एज इंटरनल रेसिस्टेंस। यानी अगर कोई भी सेल है जैसे इस तरह से, और इसमें से अगर करंट को प्रवाहित किया जाता है इस तरह से मान लीजिए, तो ये जो विरोध करता है, कुछ रोकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से जाने नहीं देता है। तो वही है इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल, सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट होता है यानी जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ रोकता है। तो रोकता है यानी विरोध करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस है। उसको हम लोग सूचित स्मॉल आर से करते हैं इस तरह से, या ऐसे करते हैं कि जैसे ये सेल है, ये छोटी छोटी इस तरह से इसकी, जैसे मान लीजिए ये आपका हुआ ये, तो इसकी ईएमएफ ई हुआ, इसके इंटरनल रेसिस्टेंस आर हुआ, तो ये बोलेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। ठीक, अगर इस सर्किट को पूरा करेंगे, इस तरह से एक रेसिस्टेंस लगाएंगे, तो इस रेसिस्टेंस को कैपिटल आर देंगे, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ठीक है, ये हुआ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये हुआ इंटरनल रेसिस्टेंस। ऐसे भी देगा, या अगर इसको नहीं देगा, इसको नहीं देगा तो यहाँ पर ही लिख देगा आर, तो इसको बोलेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस। इस किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये भी देखिए। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इंक्रीज, ध्यान दें, अगर इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन रहेंगे, ध्यान दें, इस तरह से आपके पास क्या रहेंगे
इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रहेंगे। इसमें क्या है, कैथोड और एनोड, ठीक है, ये एनोड कैथोड। तो इस तरह से दो गो जो है, ये क्या है, एनोड, ये कैथोड है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो क्या कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ध्यान देना है, थोड़ा सा इस बात को समझना है। देखिए क्या कह रहा था कि जब इसमें इस तरह से आप क्या करते हैं, चार्ज को फॉलो करवाते हैं, तो करंट इधर चलता है, तो ये कुछ रोकता है, विरोध करता है, तो इसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस आर मानते हैं, स्मॉल आर। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इंक्रीज, यानी दोनों डिस्टेंस को, दोनों को डिस्टेंस ज़्यादा कर दीजिएगा, तो ज़्यादा कर दिएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा होगा। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। फिर क्या करा, एरिया डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। एरिया डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि ये जितना क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट माने गाढ़ा होगा, एक तरह से समझिए, या आसानी से कहिए तो इसकी क्षेत्रफल कम जाए, यानी सट जाए एक दूसरे से, इस तरह से। तो क्या होगा, जब सटेगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, यानी दूरी कम होगी, तो कम होगी। फिर क्या करा है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसकी कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर जाए तो ऊपर भी रेजिस्टेंस क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है, बात दिमाग रखना। टेम्परेचर इंक्रीज, बाप रे बाप, तो टेम्परेचर इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज मतलब यहाँ से क्या होंगे, जो छोटे छोटे आपके यहाँ पर मॉलिक्यूल होंगे जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाए, तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, कम जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या कहलाया, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले क्या पढ़े, इससे पहले पढ़े हम लोग सेल, और क्या पढ़े, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब पढ़ेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये आसान है बहुत ही, क्या करें, ये भी वही चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, यानी यहाँ से जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, इसकी भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगी। लेकिन जब, कब, यदि इन क्लोज सर्किट, व्हेन इट इज इन क्लोज सर्किट, अगर ये सर्किट क्या होंगे, क्लोज होंगे, जैसे कहने का मतलब है मेरा कि इस तरह से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लगा देते इस तरह से, तो इसमें जो करंट होंगे मान लीजिए कि इस तरह से जाएंगे, मान लेते हैं किसी भी तरह से या इस तरह से निकलेंगे, तो इस केस में आपकी जो करंट चलेगी तो ये क्या होगी, क्लोज सर्किट होगी। तो इसको हम लोग इस पॉइंट को यहाँ से कह सकते हैं भी ए माइनस भी बी इक्वल टू भी, यानी भी ए माइनस भी बी, या ए और बी के जगह हम लोग क्या लिखें पॉइंट, पी और क्यू, तो भी पी माइनस भी क्यू। तो भी पी माइनस भी क्यू यानी दो को जो टर्मिनल्स है उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। साथ ही साथ अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ ई है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, माने ये आपका क्या है, एक सेल है, उसके ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये कैपिटल आर है, मान लेते हैं। तो इसकी बाद में हम लोग व्याख्या करेंगे। मान लीजिए क्या है, क्लोज सर्किट है, लेकिन यहाँ पर हम लोग दिखा नहीं रहे हैं, करंट कितना है, आई है। तो अगर यहाँ से भी पूछेगा तो भी इक्वल टू रियली में क्या होता है, आई आर, ओम्स लॉ। तो यहाँ से जो भी पढ़ेंगे, यहाँ से जो भी पढ़ेंगे, तो भी इक्वल टू आई आर, तो एक तो ये आपका आई आर हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस, ये आई आर, एक ईएमएफ होगा, तो ये क्या हो गया, भी इक्वल टू ई प्लस आई आर। ई क्या है, सेल का पोटेंशियल यानी ईएमएफ एक तरह से, और ये आर क्या है, तो आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ के क्या हो गया, आई आर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भी पी माइनस भी क्यू, यानी दो पॉइंट के बीच का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। अब देखिए इस बातें को नोट कर सकते हो आप। देखिए ध्यान रखना कि अगर आपके पास सेल इस तरह से ओपन है,
कोई भी आपके पास सर्किट नहीं है तो उस दोनों पॉइंट के बीच के डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। अगर इसमें करंट चल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। चलिए आगे हम लोग कुछ और लिखे हैं। टिल नो, जब तक वी आर कंसिडरिंग इंटरनल रेसिस्टेंस टू बी जीरो, अगर मान लिया जाए कि इंटरनल रेसिस्टेंस R इक्वल टू जीरो है, इंटरनल रेसिस्टेंस टू बी जीरो यानी R इक्वल टू जीरो, तो अगर R इक्वल टू जीरो होती है जीरो तो V इक्वल टू E, तो मैंने लिखा है V इक्वल टू E, तब क्या होगा V इक्वल टू E यानी टर्मिनल क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू EMF। फिर वही लिखे हैं यहाँ, यानी यहाँ से क्या हो गया, लिख सकते हैं V इक्वल टू, तो समझ रहे हैं, तो क्या फिर स्टार पॉइंट, टर्मिनल वोल्टेज मे बी लेस ग्रेटर और इक्वल टू EMF डिपेंड्स अपॉन द केस। ये डिपेंड करता है किस पर, केस पर कि कैसा आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, EMF के बराबर हो सकता है टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज इसको भी बोलते हैं। तो ये केस पर डिपेंड करेगा। आपका केस क्या डिपेंड करेगा, आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज़्यादा है कि कम है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा रहेगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तो ऑटोमेटिक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा और कम रहेगा तो कम हो जाएगा, और जब जीरो होगा इसकी तो इक्वल भी हो जाएंगे। वो आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ये हो गया क्या, तीसरा पॉइंट। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सेल। दूसरा पॉइंट क्या पढ़े, इंटरनल रेसिस्टेंस। क्या पढ़े, इंटरनल रेसिस्टेंस। अब क्या पढ़े, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे पावर ऑफ सेल। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे पावर ऑफ सेल। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ सेल पढ़ेंगे तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द सेल टू द लोड। लोड मतलब क्या, बल्ब, फैन, एसी, फ्रिज, कूलर, जो भी आप कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, लोड होता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। चलिए, तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय द सेल टू द लोड। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, या एनर्जी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वर्क भी बोलते हैं, वर्क बाई टाइम। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। चलिए अब इसको थोड़ा सा रेसिस्टेंस एक सेल बना लेते हैं, इसको ध्यान देना। देखिए इस तरह से मान लीजिए कि एक सेल है, ठीक है, तो ये एक तरह से सेल है, तो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दोनों बना लो। देखिए ये क्या, एक इंटरनल रेसिस्टेंस है, मान लीजिए ये आपके पास क्या एक बना लेते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये आपके पास क्या हुआ, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये कैपिटल आर, ये क्या हो गया आपके पास स्मॉल आर, इसकी EMF E, ये सब मिल के क्या कहलाएगा आपके पास, ये टोटल मिल के आपके पास कहलाएगा सेल। ये क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सेल हो गया, इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव टर्मिनल, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, करंट इस तरह से बहेंगे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपके पास करंट चलेंगे। मान लीजिए करंट कितना होगा, I होगा आपके पास, करंट कितना होगा, I होगा। ठीक है, इस तरह से करंट जब I होगा तो क्या होगा, तो देखिए इसमें दिमाग में रखना है छोटी छोटी बातें, और छोटी छोटी क्या बातें रखना है। देखिए अभी हम लोग कुछ बातें पढ़े थे, तो कुछ बातें क्या पढ़े थे ये दिमाग में रखना। देखिए तो अभी अगर हम लोग इस तरह से लिखें, इस तरह से, तो ये पॉइंट आपके पास A, अगर ए पॉइंट आपके पास B, इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस E, ये आपके पास चार्ज इंटरनल रेसिस्टेंस R, EMF E, तो क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, तो यहाँ से अगर लिखेंगे VA माइनस VB इक्वल टू,
देखिए अगर करंट चलता है तो ये प्लस से चलेगा, इस तरह से प्लस से चलेगा, ये क्या होगा माइनस होगा, ये प्लस होगा, सर्किट पूरा करेगा तो इस तरह से आएगा। तो माइनस में एंट्री मारता है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब माइनस में एंट्री मारता है तो निगेटिव पोटेंशियल कहलाता है। तो इसकी जो टोटल पोटेंशियल होगा, तो इसकी टोटल पोटेंशियल में क्या करिएगा, तो इसकी जो यहाँ पर पोटेंशियल भी होगा, तो इसकी टोटल पोटेंशियल भी होगा। तो देखिए निकल रहा है इस तरह से, तो यहाँ से निकल रहा था अगर माइनस ई प्लस आई आर इक्वल टू क्या होगा भी, तो आई आर में से ई भी घट गया, तो इस केस में क्या हुआ कि निगेटिव हो गया, तो निगेटिव हो गया तो यहाँ कह सकते हैं, ध्यान देना इसको उस साइड, तो अपने हिसाब से अपना दिमाग में लगाना है कि क्या होगा। तो यहाँ माइनस ई है तो इंटरनल रेसिस्टेंस है तो प्लस होगा, तो यहाँ से एक तरह से समझें तो जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है आपको तो यहाँ से देखिए भी बराबर क्या होता है आई आर, तो ये आई आर हो गया, करंट आई है मान लीजिए आई आर, और इसका ईएमएफ कितना ई प्लस, ठीक है। तो ई जो हो रहा है तो यहाँ से क्या है ई ग्रेटर देन क्या है भी है, यानी इंटर्न ईएमएफ क्या है बड़ा है किससे भी से। दिमाग में यही छोटी छोटी बातें रखना है। अब देखिए अगर इस सर्किट को देखा जाए, ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसको देखिए, तो उसमें क्या होगा देखिए, चलते हैं किधर प्लस से और डायरेक्शन उल्टा अपने हिसाब से देखिए। तो ई अगर प्लस से चल रहा है तो इसको ईएमएफ प्लस लीजिए, हम लोग पहले क्वेश्चन सोल्व किए वहाँ भी समझ रहे हैं। अब देखिए इसी के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ क्या होगा माइनस आई आर, ठीक है। अब देखिए इसको देखेंगे तो प्लस आई आर, सॉरी माइनस ही होगा, माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा ई इक्वल टू उधर चला जाएगा आई आर प्लस आई आर, तो यहाँ से क्या होगा आई कॉमन, तो आर प्लस आर, तो क्या होगा ई, तो यहाँ से करंट निकलेगा तो क्या होगा आई इक्वल टू ई बटा वही आर प्लस आर, यही इलेक्ट्रिक करंट होगा। यानी रेसिस्टेंस दोनों क्या है एक तरह से समझे तो क्या है, रेसिस्टेंस दोनों आपके पास एक तरह से सीरीज में है। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं करंट इक्वल टू क्या होता है भी बटा आर। तो भी मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब ईएमएफ, तो ईएमएफ यहाँ कितना है ई है, रेसिस्टेंस कितना है तो आर प्लस आर, यही आपके पास इलेक्ट्रिक करंट हुआ, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल गया यहाँ से पावर ऑफ सेल अभी निकालना है, तो हम लोग क्या निकाले हैं करंट निकाले हैं। तो करंट तो निकाल चुके, अब देखिए पावर डेवलप्ड बाय सेल, पावर डेवलप्ड बाय द सेल, तो जो पावर डेवलप्ड करेगा सेल कैसे डेवलप करेगा, तो पावर में एनर्जी होगा बाय टाइम होगा, एनर्जी कहाँ से आएगा ये देखिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगा ये चीज़ भी दिमाग में रखना है। तो देखिए हम लोग फोर्स समझ सकते हैं, तो फोर्स तो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ से हम लोग पढ़े हैं कुछ W इक्वल टू या V इक्वल टू WQ, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, V बराबर WQ, तो यहाँ से लिख सकते हैं W बराबर VQ, ठीक है। तो W बराबर VQ यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन से भी चर्चा कर करके। तो यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो V इक्वल टू फिर IR आएंगे, ठीक है, I इक्वल टू QIT होंगे, तो उस तरह से दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जो पावर लिखेंगे तो पावर इक्वल टू क्या होगा एनर्जी या वर्क, तो यहाँ वर्क बाई टाइम, तो वर्क कितना हो गया यहाँ से VQ बाई T, तो VQ बाई T, Q बराबर क्या होता है IT, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं VQ इक्वल टू क्या होता है IT, अब बटा यहाँ से क्या हो गया T, तो TT कैंसिल, तो P इक्वल टू क्या आ गया VI, एक फार्मूला होता है P इक्वल टू VI। ये सब पढ़ चुके हैं आप, नहीं पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट को फिर से देखिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है पोटेंशियल, ये क्या है वर्क, ये क्या है चार्ज है, तो रिलेशन होता है। तो यहाँ W/T यानी VQ/T, तो T से T कैंसिल, तो क्या हो गया VI, भी क्या है पोटेंशियल यानी टर्मिनल पोटेंशियल, I क्या है करंट, P क्या है पावर। तो ये हमारे पास एक निकल के क्या आ गया आपके पास पावर ऑफ सेल, ठीक है। और भी इसके पॉइंट लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखिए, इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखिएगा तो V इक्वल टू क्या होता है IR, तो यहाँ से क्या होगा P इक्वल टू IR इंटू I, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू I²R, ठीक है। तो ये हो गया। और भी लिख सकते हैं आप, देखिए कैसे
आर है, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, ओम सलाह से, जैसे क्या पढ़े भी बराबर आई आर पढ़े हैं ना, तो आई आर पढ़े हैं, तो यहाँ से आई बराबर लिख सकते हैं, तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, भी बटा आर। देखिए यहाँ से क्या होगा, P इक्वल टू भी बटा आर का स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ से क्या होगा, P इक्वल टू एक आर कैंसिल, क्या होगा भी स्क्वायर बटा आर, तो ये क्या हो गया, पावर ऑफ द सेल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, तो ये पावर ऑफ सेल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो आज आप इतना ही कंप्लीट कीजिए पावर ऑफ सेल का ये 3 फार्मूला। ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे, कम्बिनेशन ऑफ सेल, कम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, आज तक इतना ही, थैंक यू।